अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ऑल आर डूइंग वेल। अभी हो रहे हैं 11:43 और 13th में है, विच मीन्स सुबह केमिस्ट्री का पेपर है। एंड आई एम ट्राइंग टू लुक एट द मॉडल पेपर। मैंने रिवीजन अभी तक नहीं की और मैं सोच रही हूँ कि मैं भी रिवीजन स्टार्ट करूँ और बाकी जितने चैप्टर्स रह जाते हैं वो कल सुबह करूँ, क्योंकि रिवीजन नहीं की और पीछे वाले चैप्टर सारे भूल रहे हैं। आई डोंट नो कि आप लोग के साथ भी ये होता है या नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मैं एक पेज करके अगले पेज पे जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं पीछे वाला पेज सारा भूल गई हूँ। सो दिस इज़ समथिंग जो मुझे बहुत टेंशन दे रहा है भाई। अब मैं ये मॉडल पेपर थोड़ा देख रही हूँ, बहुत 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 खौफनाक मॉडल पेपर है, अजीब सा है, बहुत अजीब सा है। और मैं उस टाइम से गूगल एआई से इसके पिक्चर्स लेके आंसर्स निकाल के उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये क्या आया है। और इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी आईआर वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा आई हैं, इतनी ज़्यादा आई हैं कि मतलब वो ऑप्शन पे जो लोग छोड़ रहे हैं तो अल्लाह खैर करे कल के पेपर में, तो अल्लाह करे ना ही है। अच्छा आसान पेपर है वैसे, आप लोग का भी अच्छा है ना। अभी आप लोग 10-20 सेकेंड्स ये वीडियो स्किप करेंगे तो आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहाँ पेपर हो चुका होगा। बट अभी तक पेपर नहीं हुआ एंड आई हैव सो मेनी आवर्स टू गो एंड देन आई हैव टू गो रिवाइज एंड देन आई हैव टू गो गिव पेपर फॉर 3 आवर्स। आप लोग अच्छा है 20 सेकंड स्किप करेंगे, आपको पेपर होता हुआ नज़र आ जाएगा। खैर, हो सकता है केमिस्ट्री का एनालिसिस मैं इसी वीडियो में डाल दूँ अगर पेपर अच्छा हुआ। इंशाल्लाह अच्छा होगा। सब दुआएं करें मिलके, इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर आएगा और अल्लाह करे बहुत आसान पेपर हो ताकि हम इजीली कर लें और हम ये सोचें कि ये इस पेपर के लिए हमने इतनी टेंशन ली है, ये तो बहुत आसान है। अल्लाह करे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि पिछले 3 सालों में मैंने कभी केमिस्ट्री का पेपर आसान नहीं देखा। खैर, अभी हम ये मॉडल पेपर कर रहे हैं और फिर उसके बाद मुझे 20 चैप्टर्स की रिविज़न करनी है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। अभी ऑलमोस्ट 12 o'clock होने वाले हैं। मैं ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने लगी हूँ रिविज़न के लिए और अभी 12-11 हो रहे हैं। बस एक बार रीड ही करना है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। लेट्स डू दिस। इट्स ऑलमोस्ट 12:30 नाउ और आई एम थिंकिंग कि मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ, चीज़ें सॉर्ट कर लेती हूँ जो एग्ज़ाम में ले जानी है। बाकी जो रिवीजन है वो इंशाल्लाह कल कर लेंगे सुबह जल्दी उठ के, और जल्दी तभी उठा जा सकता है इफ़ आई स्लीप नाउ। सो लेट्स पैक एंड देन गो टू स्लीप। अच्छा जी, फिर मैंने अपने पेन्स वगैरह सारे रखे एंड फॉर ऑल दोज आस्किंग कि मैं किस पेन से पेपर करती हूँ, जेल पेन से या बॉल पेन से, तो मैं दोनों से ही नहीं करती, मैं पॉइंटर से पेपर करती हूँ। और मैंने सारे बोर्ड के पेपर्स अपनी ज़िंदगी के पॉइंटर से ही दिए हैं और मार्कर्स में यूज़ करती हूँ। ये वाले, ये कट मार्कर है एक और वो एक सिंपल मार्कर है, सिंपल मार्कर फॉर अंडरलाइनिंग्स एंड स्टफ्स। एंड जो कट मार्कर है वो मैं हेडिंग्स के लिए यूज़ करती हूँ। मैंने पेंसिल्स शार्प करके रखी क्योंकि मैं कभी भी जो है ना डायरेक्टली पेन से एमसीक्यूज़ नहीं करती, मैं पहले पेंसिल से करती हूँ, फिर मैं उनको रीचेक करती हूँ, फिर मैं करती हूँ बाकी। खैर, बैग वाज ऑल सेट और जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने दूसरी अपने पाउच में डाल दी थी। एंड देन आई वेंट टू स्लीप अराउंड 12:30 एंड दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग विच मीन्स टुडेज़ मॉर्निंग। मैंने उठ के फजर पढ़ी, मैंने रिविजन स्टार्ट की, आई गॉट रेडी फॉर कॉलेज। एंड मैं जब उठी मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैंने फजर कैसे पढ़नी है। उस टाइम पर आई गॉट टू नो कि आई एम गोइंग क्रेजी। खैर, वी वेंट फॉर द एग्ज़ाम एंड दिस इज़ द एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट विद द केमिस्ट्री एग्ज़ाम एनालिसिस। और हमारा हार्ड एरिया पेपर आया हुआ था एंड आई शो यू गाइस एवरी सिंगल क्वेश्चन एंड एवरीथिंग इन डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास न्यूमेरिकल्स आए हुए थे दोनों साइड्स पे। इसमें से हमने सबसे पहले वाले में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करना था काउंट और कैलकुलेट करना था इसको। इसमें से हमने पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस बताने थे और फिर डिफरेंस काउंट करना था दोनों का बेसिकली। फिर हमारे पास आ जाता है केपीसी का इतना आसान न्यूमेरिकल था। मतलब एक चीज़ जो इस पेपर की मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये है कि या तो इन्होंने 2 इंतहाई आसान क्वेश्चंस ऑपोजिट दिए हुए थे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल पहले में राइट साइड वाला भी आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, और लेफ़्ट साइड वाला भी आसान है एक्सट्रीम पे। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें राइट और लेफ्ट दोनों मुश्किल दिए हुए हैं। सो दिस इज़ समथिंग आई डोंट लाइक इन एनी एग्ज़ाम। ये नहीं करना चाहिए, एक साइड मुश्किल दें, एक साइड आसान दें, या तो दोनों आसान देते हैं या दोनों मुश्किल देते हैं। ऊपर से हमारी ऑप्शंस भी लिमिटेड है कि हम ओपनली अपना सेलेक्ट नहीं कर सकते। सेकंड हमारे पास आ जाता है इसमें, अच्छा फर्स्ट वाले में इसमें जस्ट 4 को 2 से डिवाइड करना था, दैट वाज इट। फिर हमारे पास आ जाता है व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन राइट इट्स वर्किंग विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हमने SHE का थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था स्ट्रक्चर कि वो होता क्या है और वो किस तरह से वर्किंग होती है और वो कब एज अ कैथोड एक्ट करता है और कब एज ए एनोड करता है, उसकी जो है ना एग्जाम्पल्स लिखनी थी जो कि केमिकल रिएक्शंस थी। फिर हमारे पास आ जाता है बफर का जो रोल है इन ब्लड, ये मैंने आप लोग को बताया था कि इंपॉर्टेंट है काफ़ी और ये आया हुआ भी है। फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ हमें 2 बेसिस दिए हुए हैं, दोनों की KB वैल्यूज़ दी हुई हैं और पूछा है कि कौन सी बेस स्ट्रॉन्गर है
एंड जस्टिफाई योर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और किसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट ज़्यादा है, किसकी एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी, उसी के बेसिस पे आपने बताना था कि कौन सी बेस स्ट्रॉन्गर है और कौन सी वीकर है। हमारे पास उसके ऑपोजिट आ जाता है स्केच द टाइट्रेशन कर्व फॉर वीक बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द इक्विवेलेंस पॉइंट। ये हमारे एग्जैक्ट बुक से उठा के दिया हुआ है और उसमें एग्जांपल्स भी थी। तो एग्जैक्ट अगर आपने बुक पढ़ी हुई थी ये तो अगर किसी ने रटा भी लगाया हो तो वो कर सकते थे, क्योंकि ये एग्जैक्ट बुक वाला है कि आप जो है ना कर्व बनाएंगे वीक बेस, किसी भी वीक बेस का किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, और फिर उसका इक्विवेलेंस पॉइंट बताना था, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स भी बताने थे। तो कर्व, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट्स और पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस, दैट्स इट। फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें था हमारे पास कंपेयर द आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, और फिर हमारे पास है एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द डिफरेंस। पहले तो हमने ये बताना था कि आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स क्या हैं ग्रुप में और पीरियड में। उसके बाद फिर उसकी बेसिस पे हमने एक्सप्लेन करना था कि ग्रुप 2 की ज़्यादा आयनाइजेशन है या ग्रुप 1 की। अदर हैंड वी हैव आयुपैक नेमिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए हुए थे, चैप्टर 6 से आया हुआ है, इसकी हमें नेमिंग करनी थी। ये आई थिंक ये वाली एग्जांपल तो हमारी बुक में भी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, हो सकता है ये भी हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 5th पे, हमारे पास था ग्रुप 2 एलिमेंट्स में से। ग्रुप 2 एलिमेंट्स में से हमने उसके यूजेस बताने थे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और मेडिसिन में। ये चैप्टर 5 से आया हुआ है, ये वहाँ पे पूरा क्लियर एक टॉपिक है कंप्लीट, उसमें से आया था। 3 पॉइंट्स लिखने थे उसके, हर एक यूज़ के 1 मार्क्स हैं। फिर हमारे पास आ जाता है राइट एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, 3 प्रॉपर्टीज़ लिखनी थी, 3 मार्क्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिस ट्रांस आइसोमर्स ऑफ 2 ब्यूटीन एंड आइडेंटिफाई द स्टेबल आइसोमर। इसमें आपने सिस एंड ट्रांस का जो है ना स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था एंड बताना था कि कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है, विच इज़ ऑब्वियसली ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसके जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो ऑपोजिट साइड पे होते हैं, तो रिपल्जन कम होती है। फिर हमारे पास आ जाता है इसके ऑपोजिट में व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हैं, जैसे ये है ना HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया है, तो HNO3 के साथ इसको भी रिएक्ट करवाना होता है, और आई थिंक H2SO4 के साथ, आई थिंक सो, तो उसका मैकेनिज्म लिखना था। और फिर हमारे पास आ जाता है सेपरेट द कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल्स इन द फॉलोइंग। ये हमारी बुक की कॉन्सेप्ट असेसमेंट से आया हुआ है, और ये वाला कॉन्सेप्ट असेसमेंट में प्रैक्टिस करके ही नहीं गई थी, तो ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट से आया। फिर हमारे पास ये एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। अच्छा, इसमें NO ग्रुप अटैच है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, इसमें 3rd पोजीशन पे जो है ना दूसरा NO अटैच हो रहा था, और ये CH3 था, Cl जो है ना ऑर्थो एंड पैरा पे अटैच हो रहा था, मतलब 2 या 4 पोजीशन पे अटैच हो रहा था। तो इसके 2 बन रहे थे हमारे पास, 2 मेजर प्रोडक्ट्स थे, जिसमें से जो ऑर्थो था वो ज़्यादा मेजर एंड इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद ये वाला मेटा था। फिर हमारे पास आ जाता है ड्रॉ एनेंशियोमर्स ऑफ 2 ब्यूटेनॉल एंड शो कायरल सेंटर। इसमें आपने एनेंशियोमर्स बनाने थे विच आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, और उसमें आपने कायरल सेंटर बताना था। यूजिंग रेट्रोसिंथेसिस डिड्यूस द स्टार्टिंग हेलोजेनो अल्केन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 ब्यूटेनॉल। 2 ब्यूटेनॉल प्रोडक्ट है, इसका स्टार्टिंग मटेरियल बताना है रेट्रोसिंथेसिस करके। फिर हमारे पास आ जाता है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बोकेटाइन और स्टेट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एंड एक्सप्लेन द रीज़न। जितने भी ज़्यादा मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे उतने ही ज़्यादा आपके पास स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है। उसके बाद ही हमारे पास आ जाता है अरेंज वाटर, फिनोल एंड इथेनॉल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी एंड एक्सप्लेन द रीज़न फॉर इट। बताना था इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, और मतलब क्या क्या इसका सीक्वेंस है। फिनोल पहले आता है, वाटर आता है, इथेनॉल आता है, इसका ऑर्डर लिखना था, फिर उसकी रीज़न एक्सप्लेन करनी थी कि जो आपने लिखा है वो क्यों है। एसिडिटी अगर फॉर एग्जांपल वाटर की ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है। फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 विच इज़ हाउ टू प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम एनिलीन। अब मज़े की बात ये, इस पेपर में आए हुए हैं प्रिपरेशन रिएक्शंस सारे पेपर में। मैं ये चीज़ नोटिस करी थी कि अगर किसी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ी हुई वो ये पेपर नहीं कर सकता था, क्योंकि हर क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया हुआ है। मतलब इन्होंने 23 चैप्टर्स का हमें सिलेबस दिया, और 6 चैप्टर्स की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी उसमें से भर भर के सवाल दिए हैं। बाकी इन्होंने देखे भी नहीं है, किसी चैप्टर को इन्होंने देखा नहीं है। ऑर्गेनिक से इतने ज़्यादा सवाल हैं, सारे सवाल ही ऑर्गेनिक के हैं। उसके बाद हमारे पास इसके ऑपोजिट में भी जो सवाल है वो भी ऑर्गेनिक है। वाई अमाइड्स डू नॉट रेडली एक्सेप्ट प्रोटॉन लाइक अमाइंस। इसमें यही बताना था कि C डबल बॉन्ड अटैच होता है अमाइड्स के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, डीलोकलाइजेशन एंड ऑल, वो सारा एक्सप्लेन करना था। फिर हमारे पास आ जाता है 11th क्वेश्चन विच इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। फिर हमारे पास है चैप्टर 15 से आया हुआ है मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स का एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें हमारे पास डिफरेंशिएशन आई हुई है मॉलिक्यूलर आयन पीक एंड बेस पीक की। उसके बाद इसके ऑपोजिट जो हमारे पास आया है ये IR से आया हुआ है, और ये याद करने थे अपेरेंटली। इससे आपने फंक्शनल ग्रुप बताने थे कि ये कौन से फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्लेन कर रहा है या शो कर रहा है।
लेकिन इसके ऑपोजिट वाला ही किया है मोस्टली बच्चों ने, इंक्लूडिंग मी। फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13 विच इज़ हाउ मेनी पीक्स आर एक्सपेक्टेड टू बी इन HNMR स्पेक्ट्रम ऑफ डाईमिथाइल ईथर। ये हमारी बुक में आई थिंक इसकी एग्जांपल थी तो उधरी से आया है। इसके ऑपोजिट वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, क्रोमेटोग्राफी से आया है, विच इज़ मोबाइल फेज एंड RF वैल्यू। इनकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन है 1.5 मार्क्स की ईच। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है डिस्क्राइब 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलॉयज़। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। इसके ऑपोजिट में हमारे पास आ जाता है डिस्क्राइब एनी 3 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर अलॉन्ग विद देयर इंपॉर्टेंस। अब देखें ये दोनों क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, फिर ऑपोजिट में आसान तरीन ऑप्शंस दिए हैं। फिर फॉर एग्जांपल ये है, ये इन्होंने थोड़े कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, मतलब दोनों थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। उसके बाद ये वाला आ जाता है, ये भी दोनों थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो मतलब या तो इन्होंने दोनों साइड्स पे कॉम्प्लिकेटेड दिए हैं या फिर दोनों साइड्स पे बहुत आसान दिए हैं। आई डोंट गेट दिस। अच्छा जी, लॉन्ग्स में इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लॉन्ग में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, विच वॉज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि फेडरल बोर्ड वाले पहली बार ज़िंदगी में वही एग्जाम्पल्स देंगे जो बुक में दी हुई हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स बुक वाली ही थी। इसके ऑपोजिट थर्मल स्टेबिलिटी पूछा हुआ है, कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स का। बहुत से बच्चों ने इसमें सॉलिबिलिटी वाला किया है, मतलब उन्होंने गलती से कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स की सॉलिबिलिटी एक्सप्लेन करके लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन का कुछ एक्सप्लेन किया है, जबकि हाइड्रेशन और लेटेस्ट एनर्जी वाली चीज़ें थी वो इसके लिए तो थी नहीं, वो तो अलग टॉपिक है, मतलब वो तो डिफरेंट टॉपिक है। नहीं, यहाँ पे बेसिकली सॉलिबिलिटी नहीं पूछी हुई, इन्होंने पूछी हुई है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। और कुछ मुझे मैसेजेस आए थे कि उन्होंने किया है मतलब सॉलिबिलिटी ऑफ सल्फेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स वाला जो टॉपिक था, उन्होंने वो इसको समझ के एक्सप्लेन किया है, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। वो दो अलग टॉपिक्स हैं, इसका उसके साथ कोई लेना देना है ही नहीं। ये अलग क्वेश्चन था, ये अलग जगह से, मतलब ये दोनों टॉपिक्स आगे पीछे दिए हुए थे, लेकिन इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। सल्फेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की जो सॉलिबिलिटी है वो एक अलग कम्प्लीटली अलग टॉपिक है। ये वाला जो टॉपिक दिया हुआ है इन्होंने, सॉलिबिलिटी नहीं है, ये यहाँ पे स्टेबिलिटी है कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स की, वो एक्सप्लेन करनी थी। मैं एक सेकेंड दिखा भी देती हूँ, लेट मी शो यू गाइस। ये पेज जो आप लोग खोलते हैं ना, पेज नंबर 87 एंड 86, यहाँ पे आपको ये टॉपिक नज़र आ रहा होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। ये जो थर्मल स्टेबिलिटी है, ये वाला टॉपिक इन्होंने बेसिकली पूछा हुआ है। अब जिन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है ना, लेटेस्ट एनर्जी हाइड्रेशन, ये अलग टॉपिक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने बेसिकली ये एक्सप्लेन करना था, ये ट्रेंड्स लिखने थे, और इस तरह की डायग्राम अगर आपने बनाई है तो वेल एंड गुड। तो ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन थी, उसमें हाइड्रेशन वाली चीज़ का तो कोई जिक्र ही नहीं था, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस टॉपिक के साथ। फिर हमारे पास आ जाता है सेकेंड लॉन्ग में हमारे पास है कंपेयर द अरेंजमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, सपोर्ट योर आंसर बाय ड्राइंग द डायग्राम्स ऑफ डी स्प्लिटिंग पैटर्न। वही जो था हमारे पास T2G एंड EG, वो वाला कंपैरिजन है, अरेंजमेंट है, वो चीज़ें, ये आसान था। इसके ऑपोजिट हमारे पास आया हुआ है केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6X एंड केवलर। ये दोनों मैंने आप लोग को बताया था कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और मज़े की बात तो ये है कि अल्लाह नज़र बद से बचाए फेडरल बोर्ड वालों को, कि उन्होंने नीचे हमें दिए भी हैं कि स्टार्टिंग मटेरियल्स क्या हैं। मतलब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को होती है स्टार्टिंग मटेरियल्स में, एंड दे हैड गिवन दैट। सो आई वाज वेरी शॉक्ड बाय द वे कि अल्लाह ऐसे ही रखे फेडरल बोर्ड को, और सारे पेपर्स ये लोग हमारे बहुत अच्छे बनाए और आसान बनाए, एंड देन चेकिंग भी अच्छी करें, क्योंकि आई हैव हर्ड कि जब अच्छा पेपर बनाते हैं तो चेकिंग अच्छी नहीं करते। तो आई जस्ट होप कि अच्छे पेपर भी बनाएं और चेकिंग भी बहुत अच्छी करें। फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है जस्टिफाई द फॉलोइंग एसिडिटी स्ट्रेंथ बाय ड्राइंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ देयर कॉन्जुगेट बेसिस। इथेनोइक एसिड दिया है, फिनोल दिया है, इथेनॉल दिया है, इनके सारों को एक्सप्लेन करना था कि ये जो है ना एसिडिक स्ट्रेंथ अगर इथेनोइक एसिड है उसकी फिनोल से ज़्यादा क्यों है, और फिनोल की इथेनॉल से ज़्यादा क्यों है, और इनकी कॉन्जुगेट बेसिस बनानी थी और उसको एक्सप्लेन करना था। फिर हमारे पास आ जाता है स्टेट 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस एंड यूज द फैक्टर्स टू एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। यहाँ पे इन्होंने बेसिसिटी ऑर्डर उल्टा दिया हुआ है, मतलब ये फिनाइल अमाइन इज़ ग्रेटर देन अमोनिया इज़ ग्रेटर देन इथाइल अमाइन नहीं है। बुक में जो हमारे पास गिवन है वो है इथाइल अमाइन इज़ ग्रेटर देन अमोनिया विच इज़ ग्रेटर देन फिनाइल अमाइन। सो दिस क्वेश्चन इज़ टेक्निकली रॉन्ग, एंड हो सकता है कि इसके ग्रेस मार्क्स मिल जाएँ, नथिंग कैन बी सेड, फेडरल बोर्ड है, यू कैन नॉट से एनीथिंग, लेकिन इसके बनते तो यही हैं कि ग्रेस मार्क्स मिलें, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। और मुझे तो मैं ये सोच रही हूँ कि वो जो बच्चे जिन्होंने 3 पेजेस पे ये एक्सप्लेन किया, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कैसे? बाय द वे ये तो है ही गलत ना, मतलब कि किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया 3 पेजेस? व्हेन आई सॉ इट आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क एंड आई वोंट डू दिस वन। सो मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ वाला किया, मिलने तो चाहिए इसके ग्रेस मार्क्स, बाकी नथिंग कैन बी सेड, फेडरल बोर्ड की मर्जी है भाई। फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, वाइट प्रेसिपिटेट्स इज फॉर्म्ड,
अच्छा, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, वो जो हमारे पास 2, 3, 4 ट्राइब्रोमो फिनोल बन रहा था वो बनाना था, और कंपेयर द रिएक्शन विद द ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। अच्छा, इसका मुझसे पूछ रहे थे कोई बेसिकली कि सेकंड पार्ट में आपने बेंजीन की ब्रोमिनेशन का मैकेनिज़्म लिखना था। सो ये मैंने बताया पहले भी स्टोरी पे, लेकिन मैं भी फिर बता देती हूँ कि इसमें ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन के रिएक्शन नहीं लिखना था, इसमें आपने कंपैरिजन करना था कि ब्रोमीन की ब्रोमिनेशन में और फिनोल की ब्रोमिनेशन में क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल एक फ़र्क अगर आप देखें तो ये है कि फ़िनॉल में OH होता है, वो डायरेक्टिंग ग्रुप है, वो बताता है कि सेकंड जो Br आ रहा है उसकी पोजीशन क्या होगी, लेकिन ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन में ऐसा नहीं होता, उसमें कोई भी ऐसा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होता। अच्छा, फिर फिनॉल जिसके साथ अटैच होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बेंजीन एज़ कम्पेयर टू फिनॉल कम रिएक्टिव होता है। इस तरह की चीज़ें कंपैरिजन लिखना था, आपने इसका मैकेनिज़्म नहीं लिखना था। फिर हमारे पास आ जाता है ऑपोजिट साइड पे, ये आया है क्रोमेटोग्राफी से, HNMR आया है, और टेट्रामिथाइलसिलेन रेफरेंस के तौर पे क्यों यूज़ होता है, क्योंकि उसका केमिकल शिफ्ट 0 है, और वो चीज़ें हमने एक्सप्लेन करनी थी। फिर हमारे पास आता है सॉल्वेंट्स का, सॉल्वेंट्स में क्यों हम यूज़ करते हैं ड्यूटेरेटेड सॉल्वेंट्स क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारे पास जो H है उसमें जो H होते हैं वो रिएक्ट ना करें किसी के साथ और एनालिसिस में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो ये चीज़ एक्सप्लेन करनी थी। दिस वाज द ओवरऑल पेपर, और मैंने हार्ड एरिया के पेपर के साथ जो दूसरा लोकल एरिया पेपर है वो भी देखा था, वो भी आसान था। सो कोई ये नहीं कह सकता कि इस बार हार्ड एरिया का आसान आया है, लोकल का मुश्किल आया है, या लोकल का आसान आया हार्ड एरिया का मुश्किल आया है, क्योंकि दोनों पेपर्स अच्छे खासे आसान थे। एंड आई होप कि मार्किंग भी बहुत अच्छी हो। एंड येस, दिस वाज इट फॉर टुडेज़ एनालिसिस एंड टुडेज़ वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ डिड इट गो, एंड इंशाल्लाह आई विल सून बी अपलोडिंग नोट्स फॉर उर्दू. So see you all in the next one. Till next time, Allah Hafiz and bye bye.